गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम आपको नर्नट समीकरण के बारे में बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्नट इक्वेशन, यानी नर्नट समीकरण के अनुप्रयोग बात करते हैं। तो हमारे पास दो अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग की बात करता हूं बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है। नर्नट समीकरण की सहायता से शेल विभव ज्ञात करना, यानी नर्नट समीकरण की सहायता से शेल विभव ज्ञात करना है, पहला हमारा अनुप्रयोग है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। बच्चों, ईएमएफ का पूरा नाम क्या होगा? ईएमएफ का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द शेल विद द हेल्प ऑफ नर्नट इक्वेशन, यानी नर्नट इक्वेशन की सहायता से शेल विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। है क्या? तो हम एक एग्जांपल लिए हैं। डेनियल शेल का विभवांतर निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, यानी डेनियल शेल का विभवांतर होगा वह उसे हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। आप याद रखिएगा, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। एक हमने रिएक्शन किया, उस रिएक्शन में हम लेफ्ट और लेफ्ट इलेक्ट्रोड ये है, ये राइट इलेक्ट्रोड है, मतलब बायां इलेक्ट्रोड और वह दायां इलेक्ट्रोड। बाएं इलेक्ट्रोड में Zn और Zn2 पॉजिटिव का उपयोग किया गया और दाएं इलेक्ट्रोड में Cu2 पॉजिटिव पर Cu का उपयोग किया गया। बच्चों याद रखिएगा, ये जो हमारा डबल नोड लिखा हुआ है, ये क्या है? डबल नोड है। और ये अगर सिंगल है, इनको हम क्या बोलते हैं? अर्ध शेल को से डिनोट किया जाता है। आप 11 में पढ़े होंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। दाईं ओर के इलेक्ट्रोड का विभव नर्नट समीकरण की सहायता से इस तरह लिखा जा सकता है, यानी क्या करेंगे हम? दाईं ओर के इलेक्ट्रोड, पहले हम दाईं की बात करेंगे फिर बाएं की बात करेंगे। दाएं ओर हमारा क्या है बच्चों? Cu वाला है, तो क्या लिखेंगे? दाईं ओर के इलेक्ट्रोड का विभव, दाईं ओर के इलेक्ट्रोड, दाईं ओर के इलेक्ट्रोड का विभव क्या कर सकते हैं? नर्नट समीकरण की सहायता से, नर्नट समीकरण की सहायता से, नर्नट समीकरण की सहायता से क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। नर्नट दाईं ओर के इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है नर्नट समीकरण की सहायता से इस प्रकार लिखा जाए। कैसे लिख सकते हैं देखिए। तो नर्नट समीकरण तो आपको पता है बच्चों, क्या होगा? बोलिए। ई, यहाँ पे हम Mn पॉजिटिव का नियम लिखते थे, लेकिन याद रखिएगा हम वहाँ पे मेटल शब्द का उपयोग कर लिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम क्या लिखेंगे? Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, ये लिखेंगे। इसके पहले क्या लिखा था करते था? Mn पॉजिटिव का नियम, यानी M के स्थान पर हमारा कॉपर था और N के स्थान पर 2 पॉजिटिव था। याद रखना, इक्वल E स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu। याद रखिएगा ये कॉपर है बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतना लिखने में। प्लस Rt अपॉन NF, प्लस Rt अपॉन NF Ln, ठीक है। इसके बाद आप लगा दीजिए, क्या लगाएंगे? Cu2 पॉजिटिव Aq, क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव Aq, ठीक है। समझ में आ गया ना? कुछ पूछना है इसमें? ये आपका क्या निकल के आया? दाईं ओर के इलेक्ट्रोड का विभव निकल के आया। इसी प्रकार आप क्या करिए? बाईं ओर का भी निकालिए एवं बाईं ओर के इलेक्ट्रोड का विभव एवं बाईं ओर के इलेक्ट्रोड का विभव। ये कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए कैसे।
बाई ओर के मतलब क्या होगा, EZN2 पॉजिटिव, EZN2 पॉजिटिव अपॉन ZN इक्वल टू E स्टैंडर्ड ZN2 पॉजिटिव अपॉन ZN प्लस RT अपॉन NF LN ZN2 पॉजिटिव AQ। आ गया, नंबर समीकरण हमने इसको लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये दो आ गए आपके मान। अब आपको एक फार्मूला पता है बच्चों, आता है सेल का विभव। सेल का विभव लिखिएगा, आता है सेल का विभव। तो सेल का विभव कैसे होगा बच्चों, E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्रकार का फार्मूला है। ये क्या है, यह एक प्रकार का फार्मूला है। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम राइट वाले का मान लिखेंगे, फिर लेफ्ट वाले का मान लिखेंगे और उसको फिर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा एक पॉइंट लिखते हैं नीचे। E सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या होगा बच्चों, E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E सेल इक्वल टू क्या होगा, पहले राइट में कौन सा मान आया है, ये है, तो क्या लिखेंगे हम डायरेक्ट इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो क्या आप बराबर के स्थान पे तो आपका यही आ गया, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो E स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu प्लस RT अपॉन NF LN Cu2 पॉजिटिव AQ। ठीक, इतना हो गया। माइनस, ये है माइनस, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में कौन सा होगा, ZN है, तो आप लिख लीजिए ZN2 पॉजिटिव अपॉन ZN2 पॉजिटिव अपॉन ZN प्लस RT अपॉन NF LN ZN2 पॉजिटिव AQ। इतना हो गया बच्चों। ये तो समझ में आ गया ना कहाँ पे आया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना तो बन जाएगा। E स्टैंडर्ड RT, E स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu प्लस RT अपॉन NF। इसके बाद क्या हुआ, RT अपॉन NF के स्थान पर हम RT अपॉन 2F का यूज कर रहे हैं। RT अपॉन NF के स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं, RT अपॉन 2F का यूज कर रहे हैं बच्चों इसमें। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, RT अपॉन 2F, NH के स्थान पर RT अपॉन 2F यूज कर लिया। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करना है तो हम इसको मिटाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, डेनियल सेल के लिए विभवांतर निम्न प्रकार से समीकरण ज्ञात किया। मैंने यहाँ पे यानी कि लेफ्ट साइड में हमने एनोड का यूज किया, राइट साइड में कैथोड का यूज किया। ZN अपॉन ZN2 पॉजिटिव, डबल नोड Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu। ये आपका बाया पक्ष है, ये आपका दाया पक्ष है, वो कैथोड है, ये एनोड है। एनोड हमेशा नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। दाईं ओर के इलेक्ट्रॉन विभव के लिए मान समीकरण ये निकाला और बाईं ओर के लिए ये निकाला। ठीक है बच्चों, इसमें आप देखिएगा, इसमें गलत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहता हूं, तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम जो दोनों वैल्यू एक दूसरे के समान है तो उसको हम तो अलग ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए ठीक है, E सेल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, E स्टैंडर्ड माइनस E स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu प्लस क्या होगा बच्चों, Cu अपॉन, और ये माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। E स्टैंडर्ड ZN2 पॉजिटिव अपॉन
जेडीएन। इतना तो आपको जानकारी हो गई। कहाँ पे आया, इसको मैंने लिया और उधर पे जेडन का उपयोग किया और इसको हम मजले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो बंद कर दिए। प्लस, कौन सा प्लस है, ये है। क्या लिखा हुआ है, RT/2F ln कितने हैं आपके पास, देखिए RT/2F यहाँ भी है और RT/2F ln वहां भी है। तो आप लिख दीजिए प्लस RT/2F ln। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब आपको एक रिएक्शन पढ़े होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया में, यानी क्या होता है, तो उसमें रिएक्शन में क्या होता है, अभिकारक अपान उत्पाद। तो अभिकारक अपान उत्पाद लगा दीजिए, यहाँ पे आप एलन कर लीजिए। अभिकारक कौन सा होगा बच्चों, तो हमारा अभिकारक किस रूप में गया, ये आपका Cu वाले में है। तो इसमें लिख दीजिए Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव अपान Zn2 पॉजिटिव। ये भी आपका जलीय विलयन में है, ये भी आपका जलीय विलयन में है। ये आपकी अवस्था है, स्टेट इसको बताया जाता है। किसको, ये जो आपका AQ लिखा हुआ आपका स्टेट है। इतना समझ में तो आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, जैसे हम ई सेल इजिकल टू क्या लिखे थे, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़े हैं, ई Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव अपान Zn इक्वल टू हमने क्या लिखा, ई सेल का यूज किया, ई सेल लिखा। यानी इसके स्थान पे हमने क्या यूज किया, ई सेल लिखा। देख रहे हैं ना, ई सेल कहाँ पे लिखे हैं, ई सेल कहाँ पे लिखे हैं, इसके स्थान पे Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव अपान Zn बराबर ई सेल का यूज किया। इसी प्रकार क्योंकि हमने इसको इस प्रकार पे लिखा, इसलिए क्या करेंगे, अब आपके सामने ई स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव अपान Zn इक्वल ई स्टैंडर्ड सेल का यूज करना चाहते हैं बच्चों। क्या, ई स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव अपान Zn इक्वल ई स्टैंडर्ड सेल का यूज करना चाहते हैं। तो हम बच्चों क्या करना चाहते हैं, इसके स्थान पर हम इसको यूज करेंगे। तो क्या निकल के आएगा, ई सेल इजिकल टू, ई सेल का मतलब इलेक्ट्रोड का सेल है, ठीक है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का सेल है, इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। अब क्या बचा, प्लस RT/2F ln Cu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव। ये तो समझ में आ गया होगा, कठिन तो नहीं है ना। चलिए अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग सॉल्व कर रहे हैं। इतना तो जानकारी आपके पास हो गई। अब लिख दीजिए, जहां ई स्टैंडर्ड सेल का मानक अवस्था में विभव है, ई स्टैंडर्ड है क्या, जहां ई स्टैंडर्ड सेल मानक अवस्था में विभव है, यानी ई स्टैंडर्ड है क्या, वो क्या है, मानक अवस्था में विभव। यानी किसका मानक, सेल का। किसका मानक होगा, तो आप लिख दीजिएगा सेल का मानक अवस्था में विभव है। इतना समझ में आया। आप लिखिए आगे, यदि Cu2 पॉजिटिव AQ, यदि Cu2 पॉजिटिव, यदि Cu2 पॉजिटिव AQ क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव AQ हो तो, यानी Zn2 पॉजिटिव AQ का मतलब जलीय विलयन, AQ वही होता है, हो तो
यानी क्या होगा, ये दोनों एक बराबर किसके बराबर आएंगे, ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड। एक हो तो यानी अगर Cu2 पॉजिटिव AQ इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव AQ एक हो, यानी दोनों क्या है, एक है कि नहीं है, दोनों एक हो तो क्या निकल के आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। मतलब कहा जा रहा है कि यदि Cu2 पॉजिटिव AQ इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव AQ बराबर एक हो तो ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले आप ये बताइए। हाँ हो सकता है। तो जब ये हो सकता है तो आप आगे सॉल्व कर लीजिए, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक लघुगुणक को 10 के आधार पर बदलने पर एवं RTF के मान रखने पर, यानी प्राकृतिक लघुगुणक का 10 के आधार में बदलेंगे। लिख दीजिए यहाँ पे, प्राकृतिक लघुगणक आधार 10, यानी प्राकृतिक लघुगणक को क्या करना है, आधार 10 में क्या करेंगे, प्राकृतिक लघुगणक को 10 के आधार पर बदलने, प्राकृतिक लघुगणक को 10 के आधार पर बदलने एवं RTF के मान रखने पर क्या करना है, यानी प्राकृतिक लघुगणक को 10 के आधार पर बदलना है और RTF का मान रखना है बच्चों। तो अब हम इसको क्या करेंगे, RTF का मान रखने के लिए इसको हम मिटाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। आपको करना क्या है, उसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा, इसको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा देख लीजिए। करना क्या था, एक रासायनिक गठिया लेना है Zn की और कॉपर की। Zn क्या है तो Zn2 पॉजिटिव कर देंगे, और Cu का है तो Cu2 पॉजिटिव कर देंगे। एक में बाएं साइड लिख देना है, एक को दाएं साइड लिख देना है। फिर दाईं ओर के इलेक्ट्रॉन विभव का मान निकाल लेंगे निर्णय समीकरण की सहायता से, और बाईं ओर के लिए निर्णय समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रॉन विभव का मान निकाल लेंगे। इतना निकालने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ ई राइट इक्वल टू ई लेफ्ट। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहता हूँ और आगे का लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा इसमें, इतना तो पता हो गया आपको। चलिए मान लगा दीजिए, आपके पास यही सामने सभी मान रखे हुए हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हम सॉल्व करते हैं। ई सेल बराबर ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल, फिर क्या है प्लस आर का मान कितना दिया था 8 पॉइंट, पहले तो आपका 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसको में लाग लगाएंगे ना, तभी तो इसमें चेंज होगा वैल्यू। तो क्या करेंगे 2.303 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान कितना था बच्चों, आर का मान आर और टी का है ना, तो आर का मान क्या हो जाएगा 8.314 इंटू टी का मान 298 इंटू हो गया, एन 2 रहेगा और एफ कितना है 96,500 इंटू क्या है बच्चों लाभ हो गया, और आपका ये क्या था Cu2 पॉजिटिव अपन Zn2 पॉजिटिव, AQ यहाँ भी रहेगा। ये अगर आपको दिक्कत हो तो हम इसकी अवस्था लिख देते हैं। ठीक, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा बच्चों, याद रखिए वो आपको आ चुका है। देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल प्लस क्या हुआ 0.0591 अपॉन 2 log C2 पॉजिटिव अपॉन Zn2 पॉजिटिव प्रूफ हो चुका। क्या निकल के आया Cu2 पॉजिटिव AQ अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ई सेल इक्वल टू ई राइट ई स्टैंडर्ड सेल प्लस RT अपॉन एम। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया।
इसे ही क्या कहते हैं? क्या निकाला गया है? निर्णय समीकरण की सहायता से शेल विभव ज्ञात करना। तो यानी हम इसको शेल विभव ज्ञात कर दिए गए हैं। तो अब आप समझ गया होगा। आगे समझ में नहीं, कुछ कमेंट करना है आपको? कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं, जो पूछना हो पूछ लीजिए। क्योंकि आपको पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लेनी है, उस रासायनिक अभिक्रिया लेने के बाद Cu2 दाईं ओर का इलेक्ट्रोड लेंगे, दाईं ओर के इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से निर्णय समीकरण निकालेंगे। तो आपको लिखना होगा Cu E स्टैंडर्ड Cu2 Cu2 इक्वल टू E स्टैंडर्ड Cu2 प्लस RT/2F ln Cu2, ये तो कॉपर की बात हो गई। अब हम जब दाईं ओर का तो हो गया, बाईं ओर का इलेक्ट्रोड लिखेंगे तो हमारा Zn आएगा। तो E Zn इक्वल टू E स्टैंडर्ड Zn, फिर क्या होगा प्लस RT/2F ln Zn, ये हमारे इलेक्ट्रोड निकल गए दोनों के। अब सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बच्चों? ये देखिए लिखा भी है, सूत्र होता है E फेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। E राइट में राइट वैल्यू को मान रखेंगे, और राइट का मतलब कौन होगा? कॉपर होगा। तो देखिए कॉपर लिखा हुआ है, और E लेफ्ट में क्या है? जिंक है, तो जिंक लिखा हुआ है। ये दोनों वैल्यू आ गई। इसको क्या किया अपन लोग? E स्टैंडर्ड Cu2 और E स्टैंडर्ड Zn मतलब E स्टैंडर्ड Zn2, इसको हमने एक फाइल लिख दिया। ये लिख दिया, क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए। E फेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड Cu2 माइनस E स्टैंडर्ड Zn2 प्लस दोनों देखिए RT/2F यहाँ भी है, RT/2F यहाँ भी है, दोनों में मैंने उसको कॉमन के लिया, प्लस RT/2F ln हो गया। अब आपका क्या बचा? Cu2 और Zn2, हमने Cu2 Zn2 लिखा, इतना कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं Cu2 Cu इक्वल टू माइनस RT E Zn2 Zn इक्वल टू E सेल के होता है। इसी प्रकार से E स्टैंडर्ड Cu2 Cu इक्वल टू माइनस E स्टैंडर्ड Zn2 बराबर E स्टैंडर्ड सेल। E सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल, अब दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो E स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू E सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल प्लस RT/2F ln Cu2 Zn2, जहाँ E स्टैंडर्ड सेल क्या है? सेल का मानक अवस्था में विभव है। यदि Cu2 बराबर Zn2 बराबर 1 हो, यानी ये दोनों क्या हो? ये दोनों एक दूसरे के क्या हो? 1 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? E सेल बराबर E स्टैंडर्ड सेल। फिर क्या हुआ? जब यह मान हमारा आ गया है, इस मान को हमने क्या किया? प्राकृतिक लघुगुणक को, यानी समीकरण 1 को प्राकृतिक लघुगुणक को 10 के आधार पर बदलने एवं RTF के मान रखने पर, तो RTF का मान आपको पता है बच्चों, तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो फिर उसको याद कर ले लीजिए, मान कुछ ना कुछ तो मान तो याद करना पड़ेगा। R का मान होता है 8.314 जूल केल्विन वर्ष, तो क्या होगा? मोल इनवर्स। और क्या है? T का मान होगा, ताप होता है 298 केल्विन में दिया है, और F का हो जाएगा 96,000, F फैराडे है 96,500 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका मान है RTF के। इनको मैंने क्या किया? RTF के मान लगा दिया। तो देखिए 2.303 into 8.314 into 298/2 into 9,500 into log Cu2 मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर 0.0591 आएगा /2, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका ये पहला अनुप्रयोग था बच्चों। दूसरे अनुप्रयोग की बात करेंगे। उस दूसरे अनुप्रयोग में आपका क्या होगा? निर्णय समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना। तो यानी आप उसको भी लिख सकते हैं। क्या है? इसको मिटा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है। इसमें आप निर्णय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। और इसके अलावा भी है, अभी आपका कोलरास का नियम है, ठीक है।
तो और संचारण है। तो अभी हम लोग नर्नर समीकरण पढ़ रहे हैं, फिर कोलराज के नियम का पढ़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास 2-3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट होता है नर्नर समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना। क्या है? नर्नर समीकरण की सहायता से यानी किसके? नर्नर समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना। साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना। ठीक, यानी नर्नर समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे? साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नर इक्वेशन। नर्नर ठीक, आपका ये है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नर इक्वेशन, यानी नर्नर समीकरण की सहायता से साम्यावस्था इक्विलिब्रियम और स्थिरांक ज्ञात करना, यानी कॉन्सेप्ट फ्रॉम नर्नर इक्वेशन। तो चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ की सहायता से थोड़ा समझते हैं। इसमें है क्या बच्चों? थोड़ा याद रखना है, एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ की सहायता से आपको समझना होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक, हम एक फ्लो चार्ट दे रहे हैं। कहना चाहिए कि किसी गैल्वेनिक सेल में जैसे जैसे सेल अभिक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे कैथोड के चारों ओर धनायनों के अपचयन होने के कारण सांद्रता घटती जाती है। यानी सेल अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, तो साम्यावस्था सेल स्थिरांक, मतलब सेल स्थिरांक में जो साम्यावस्था होती है उनमें कैथोडों के चारों ओर अपचयन होने लगता है और उसका सांद्रण घटता जाता है। जबकि एनोड के ऑक्सीकरण के कारण उनके चारों ओर विलयन में धनायनों का सांद्रण बढ़ता जाता है। इस तरह कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव घटता जाता है और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाता है। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभव क्या हो जाता है बच्चों? शून्य। अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों स्थितियों में लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आपका क्या होगा बच्चों? ऐसी स्थिति आ जाएगी जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी ई एनोड और ई कैथोड दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा बच्चों, वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब सेल के परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाता है तो सेल क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा तो क्या होगा? सेल कार्य करेगा कि नहीं करेगा? पहले ये बताइए। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा तो सेल काम करेगा कि नहीं? पहले आप इसमें आप क्लियर हो जाइए। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद होगा तो सेल कार्य करेगा कि नहीं? नहीं। आप जब खाना नहीं खाएंगे तो कहाँ चल पाएंगे? चल पाएंगे क्या? नहीं। तब जब सेल कार्य नहीं करेगा तो कार्य करना बंद कर देता है। वस्तुतः इस स्थिति में सेल अभिक्रिया साम्यावस्था में आ जाती है। तो कैथोड का अपचयन विभव और एनोड का अपचयन विभव हो जाएगा। इस पर हम लिख देते हैं कैथोड का अपचयन विभव कैथोड, और एनोड का अपचयन विभव हो जाएगा
कैथोड का अपचन विभव हो गया और एनोड का अपचन विभव हो गया। साम्यावस्था बिंदु ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, साम्यावस्था बिंदु ई सेल इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें अभिक्रिया पथ और विभव में परिवर्तन किसके किसके बीच है, अभिक्रिया पथ और किसके बीच, विभव में परिवर्तन के बीच क्या खींचा गया है, फ्लो चार्ट। मतलब ये अभिक्रिया धीरे धीरे बढ़ती गई, ये अभिक्रिया धीरे धीरे बढ़ती गई, लास्ट में दोनों क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से रुक गए। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैथोड के चारों ओर आयनों के अपचयन होने के कारण, यानी अगर आयनों में अपचयन होता है तो सांद्रण घटता जाता है, जबकि एनोड के ऑक्सीकरण के कारण, यानी एनोड के ऑक्सीकरण के कारण उसके चारों ओर विलयन में धनायनों का सांद्रण बढ़ जाता है। इस तरह कैथोड विभव का घटता जाता है और एनोड विभव बढ़ता जाता है। कैथोड विभव क्या होगा, कैथोड विभव की जब बात आएगी तो याद रखिएगा, कैथोड विभव आपका घटता जाता है और एनोड बढ़ता जाता है। कैथोड आपका जब घटेगा तो आप ऐसा काम करिए, इसको याद करने के लिए ऐसे याद करिए, कैथोड विभव का मान घटता चला जाता है और एनोड विभव का मान बढ़ता चला जाता है। एरो के चिन्ह के अनुसार आप याद रखिएगा। आपको तो पता है ना, ये देखिए घट रहा है नहीं, और ये क्या हो रहा है, सीधे बढ़ रहा है। यानी कैथोड के विभव का मान घटता जा रहा है और एनोड के विभव का मान बढ़ता जा रहा है, और अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, दोनों इलेक्ट्रोड का मतलब कौन होगा, ई कैथोड और ई एनोड। ई कैथोड और ई एनोड को हम लिख देते हैं तो समझने के लिए आपको और आसान हो जाएगा। ई कैथोड और यहाँ पे क्या लिख दे, ई एनोड, ठीक, ई एनोड। मतलब कहना चाहिए जब कैथोड का मान घट रहा है और एनोड का मान बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से एक अंत स्थिति आएगी जब दोनों सेलों के विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और सेल परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा और सेल कार्य करना वहीं पे बंद हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो Zn और Cu2 पॉजिटिव के साथ क्रिया हो रही, क्या होगा, Zn प्लस CO2 पॉजिटिव। अब आप तो समझ गए होंगे इक्विलिब्रियम में रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी यहाँ पे, तो बताइए कौन कमेंट करेगा। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनों के कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे Cu है तो Cu हो जाएगा, और ये आपका AQ अवस्था में रहेगा, ये सॉलिड अवस्था में रहेगा, ये आपका AQ अवस्था में है, ये आपका सॉलिड अवस्था में। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ठीक है, अब आगे चलिए। इस सेल अभिक्रिया के लिए क्या होगा, इस सेल अभिक्रिया के लिए अभिकारक और उत्पाद जो होता है, तो अब यहाँ पे उत्पाद बटे क्या लेंगे बच्चों, अभिकारक का यूज करेंगे। उत्पाद बटे अभिकारक की आप पढ़ चुके हैं। इस सेल अभिक्रिया के लिए, इस सेल अभिक्रिया के लिए, इस सेल अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, Kc का यूज। अब आप अगर स्थिरांक का यूज करना चाहते हैं तो Kc का यूज कर लीजिए। Kc हो जाएगा अभी उत्पाद पान अभिकारक, यानी क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn2 पॉजिटिव, और एक में क्या हो जाएगा, Cu, और अपान क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव और Cu। Zn2 पॉजिटिव नहीं, Zn और Cu2 पॉजिटिव। अवस्था इनकी लिखनी है, अवस्था लिख दीजिए।
ये आपका Zn2 पॉजिटिव है तो ये एक्यू अवस्था में रहेगा, ये आपका ठोस अवस्था में रहेगा, ये आपका ठोस अवस्था रहेगा, ये आपका एक्यू रहेगा। ये इनकी अवस्था लिखी हुई है बच्चों, तो समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, क्योंकि आपको पता है यहाँ से हम दोनों अभिक्रियाओं में से Zn2 पॉजिटिव बराबर Zn, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों आयन के रूप में हो जाएंगे, तो Zn2 पॉजिटिव अपान Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव अपान Cu2 पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आप लिख दीजिए यहाँ पे लास्ट में, चूंकि Zn एवं Cu बराबर क्या हो जाएगा, ए। क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि Zn जिंक इक्वल Cu इक्वल 1 की, दोनों अब एक दूसरे के क्या हो गए, 1 आ गया। जब हम वहां पे 1 रख देंगे Zn के स्थान पे और Cu के स्थान पर, तो क्या बचेगा, सिर्फ Zn बचेगा। Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव लिख दिया, Cu2 पॉजिटिव मतलब Cu2 पॉजिटिव लिख दिया, तो Zn2 पॉजिटिव अपान Cu2 पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया बच्चों। अगर यदि आपको इतना समझ में आ गया तो अब तो कुछ नहीं है, नर्नर समीकरण में लीजिए, पहुंचा दीजिए इनको। तो नर्नर समीकरण में कैसे पहुंचाएंगे, तो लिख दीजिए उपरोक्त समीकरण पर नर्नर समीकरण लगाने पर, यानी उपरोक्त समीकरण को क्या अब आपको इक्वेशन मानना है क्या, इनको इक्वेशन मारना हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप आगे जा सकते हैं। लिख दीजिए उपरोक्त समीकरण को किसमें लगाने पर, नर्नर समीकरण में परिवर्तित करने पर लिख देना है, तो लिख दीजिए, या बदलने पर नया नर्नर समीकरण क्या करेंगे, नर्नर समीकरण लगाने पर लगा दीजिए, लिख दीजिए लगाने पर, जो सेंटेंस आपको यूज करना हो। तो आपके पास नर्नर समीकरण है कौन सा, तो बताइए कौन कमेंट करेगा, बोलिए। ई सेल इजिकल टू ई स्टैंडर्ड सेल, ई सेल इजिकल टू ई स्टैंडर्ड सेल, इतना तो आप जानते हैं। फिर क्या होगा, -2.303 RT अपॉन NF log, ठीक है, इतना तो आपको पता था। और Zn बचा क्या है आपके पास, फार्मूला क्या बचा है बच्चों, ये बचा हुआ है, तो क्या लिख देंगे आप, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, और क्या होगा, AQ रहेगा, ये आपका आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, नर्नर समीकरण में मैंने लगा दिया। अब लिख दीजिए, चूंकि साम्यावस्था ई सेल बराबर 0 होता है, साम्यावस्था भी पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़े हैं, चूंकि साम्यावस्था क्या है, साम्यावस्था ई सेल बराबर 0, क्या लिखा था, कैथोड के विभव का मान घटा और एनोड के विभव का मान, एनोड के अपचयन विभव का मान बढ़ गया, अंततः एक ऐसी स्थिति आ गई कि साम्यावस्था 0 हो गई, 0 हो गई। तब क्या हुआ, सेल कार्य करना बंद कर दिया, काम वहीं पे खत्म। तो देखिए 0 हो जाएगा, तो आप लिखिए बच्चों, क्या लिखेंगे, 0 इक्वल क्या होगा, 0 इक्वल ई स्टैंडर्ड सेल -2.303 RT अपॉन NF log Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव AQ ये आया, कितना आया। अब आगे चलिए, आप इसको और आगे सॉल्व करिए। जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मान आएगा। अब बच्चों थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूँगा, आपको ग्राफ जो आपका लिखा हुआ है उस ग्राफ को मैं मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि इसको मुझे आगे सॉल्व करना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये कैथोड का अपचयन विभव है, ये एनोड का अपचयन विभव है, ये ऊपर से घटा, ये नीचे से एनोड बढ़ा, दोनों अंत में ले जाकर एक ऐसी चीज आ गई कि इस सेल क्या हुआ, दोनों आपस में जाकर मिल गए, काम क्या हुआ, वहां पे 0 हो गया। जब काम 0 हो गया तो वर्क ना तो इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह हुआ और ना वहां पे काम हो गया। किसके बीच में, अभिक्रिया पक्ष और विभव में परिवर्तन के बीच में हमने ग्राफ बनाया।
ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा इसके आगे सॉल्व करना है, इसका वैसे मिटाना पड़ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये याद करिए कि जब ई स्टैंडर्ड -2.303 अपन RT अपन NF log Zn2 पॉजिटिव अपन Cu2 पॉजिटिव है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस है, तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। और सभी वैल्यू क्या होगी? ये प्लस में है तो प्लस में, मतलब कारण माइनस में है तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व कर दीजिए। क्या होगा? ई स्टैंडर्ड सेल बराबर 2.303 RT अपन NF log Zn2 पॉजिटिव अपन Cu2 पॉजिटिव AQ। कितना हुआ? अब क्या करना है? और आगे सॉल्व करना है, तो कर लीजिए। साम्यावस्था पर ये दोनों किस में आए हैं? साम्यावस्था पर आए हैं बच्चों। और लिखा है क्योंकि Kc बराबर Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है? Kc इक्वल होता है Zn2 पॉजिटिव अपन Cu2 पॉजिटिव। ये तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं ये बताए पहले? इतना तो आपको जानकारी है। तो जब आपको इतना जानकारी है तो हम उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? Kc लिख सकते हैं ना? तो डायरेक्ट लिख दीजिए Kc, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो लिख दीजिए ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल 2.303 RT अपन NF log, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? Kc। इतना समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? अब इतना समझ में आ गया तो मान के चलिए आंसर आपका आ गया। अब लिख लीजिए, अतः किसी सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए, आता है किसी सामान्य, आता है किसी सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए सेल अभिक्रिया के लिए, अतः किसी सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए क्या होगा? सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 2.303 RT अपन NF। अब यहाँ पे हम क्या होगा? 2F के स्थान पर हम क्या करेंगे? जो अभी आप इसके पहले हम 2F का यूज जो कर रहे थे बच्चों, तो 2F के स्थान पर हम क्या करेंगे? इसको हम NF डायरेक्ट, उसको वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। निर्णय समीकरण में जो हम लगाए थे ना, क्योंकि अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और वैल्यू सभी कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा 2F, और यहाँ पे जब वैल्यू आपकी हो जाएगी 2F के स्थान पर हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? क्या लिखेंगे? NF के स्थान पर हम 2F यूज कर रहे हैं। अब जब वैल्यू हमारी कांस्टेंट किसी एक सामान्य अभिक्रिया के लिए हो जाएगा तो हम उसके स्थान पर क्या करेंगे? डायरेक्ट चेंज कर देंगे, और चेंज करेंगे तो हम डायरेक्ट वहाँ पे n के स्थान पर हम 2 यानी 2 जो लिखा हुआ है वो हमारा n आ जाएगा। तो किसी एक अभिक्रिया के लिए हो जाएगा ई स्टैंडर्ड सेल, किसी एक अभिक्रिया के लिए हो जाएगा ई स्टैंडर्ड सेल। आप यहाँ भी क्या करेंगे? इसके पहले आप जब ट्रेसी लिखे थे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 था। अब क्या होगा? लिखिए आगे, किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 2.303 RT अपन N log Kc। ठीक, कितना हुआ? log Kc हुआ। अब आप इसको log Kc को इधर लाइए। जब आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई स्टैंडर्ड इसमें मल्टीप्लाई होगा और ऊपर चला जाएगा आपका, और RTF अगर मान रखेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो log Kc इक्वल टू हो सकता है ना? log Kc इक्वल टू ये आ जाएगा आपका log Kc इक्वल टू
n इंटू ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.0591। या तो आप डायरेक्ट 0.0591 लिख दीजिए, या तो क्या करिए बच्चों, आरटीएफ का मान रखेंगे और आरटीएफ के मान रखने पर क्या होगा, आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आप एफ लिखेंगे भी, क्या है एन आप लिखेंगे और यहाँ पे आपका एफ रहेगा। तो जब एफ का मान रखेंगे तो 0.0591 आएगा और यही आपका क्या निकल के आया, फार्मूला। मान तो आप जानते हैं, आर का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा, एफ का मान क्या होगा। तो हमने उसमें क्या किया, सिर्फ मान दर्शाया नहीं, डायरेक्ट मान रख दिया। अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना हो तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, यहीं पे इसके नीचे आप अगर ना लिखना हो तो इसके आगे आप कौन सा स्टेप बढ़ा सकते हैं, लिखिए देखिए, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन क्या होगा, n इंटू 96,500 कूलाम इंटू log केसी के। और इसको आप सॉल्व करिए तो क्या होगा, ई स्टैंडर्ड सेल इजिकल टू 0.0591 अपॉन n log केसी के। अब आप निकालिए आप केसी, तो log केसी इजिकल टू हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, n इंटू ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.0591 आ गया क्या, देखिए वही आया है। log केसी इजिकल टू n ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.059, ये 9 है, 0.0591 आया, तो मान आपका निकल के आ गया। आप अगर यदि दो स्टेप में आप नहीं पूरा करना चाहते हैं तो आप तीसरे स्टेप का भी उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट मान रखिए। और आपका डायरेक्ट मान मैंने आपको बता चुका हूँ, इसके पहले कई बार बताया कि आप अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आर का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा और एफ का मान क्या होगा। आर का मान क्या था, 8.314 जूल केल्विन पर मोल इनवर्स, टी का मान था 298 केल्विन के, एफ का मान था 96,500 किसके, कूलाम मोल इनवर्स। ठीक, ये आपकी वैल्यू लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके आधार पर मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो बच्चों कैसा लगा मेरे वीडियो, आपको बताइए, क्योंकि अनुप्रयोग भी आपका मैंने बता दिया। इसमें अनुप्रयोग के बाद मैं आपको दोनों अनुप्रयोग बता दिया। दोनों अनुप्रयोग बताने के लिए आपको क्या किया मैंने, सिर्फ पहला अनुप्रयोग क्या था और दूसरा अनुप्रयोग, यानी पहले और दूसरा अनुप्रयोग मैंने दोनों को साथ में बता दिया। आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। पहला अनुप्रयोग हमारा है नर्नट समीकरण की सहायता से सेल विभव ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम बताया था ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ नर्नट इक्वेशन। और हमारा सेकंड अनुप्रयोग हो गया, सेकंड एप्लीकेशन हो गई नर्नट समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नट इक्वेशन। तो log Kc इक्वल टू n ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.0591 आया। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। या तो आप इसको यूज कर लीजिए, या तो आप इसको अगर पूरा स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपको जो आपको सरल लगे, ठीक है। मैं आपको दोनों तरह से बता दिया। यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है, यहीं पे आंसर क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट होता है। प्रूव कर दिया। लेकिन अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो एक स्टेप आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। कुछ पूछना है कमेंट कीजिए, यदि आपको कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको समझना तो मैं एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा देते हैं, बता देते हैं। बढ़ाना क्या है, एक मैंने एक पैमाना क्रिया लिया
Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव। निश्चित रूप से आप जानते हैं यहाँ पे क्रिया हो रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये आपका पूरा कंप्लीट है। तो जब इक्विलिब्रियम हुआ तो नेक्स्ट क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव बन गया और Cu आपका अलग हो गया। इस सेल के लिए अभिक्रिया के लिए क्या निकाला, ये आपका Kc = Zn2 पॉजिटिव Cu, Zn2 पॉजिटिव Cu अपॉन Zn और Cu2 पॉजिटिव। दोनों में हमने Cu बराबर 1 और Zn बराबर 1 लिख दिया है। देखिए Cu और Zn बराबर क्या किया हमने, एक का यूज किया तो बचा क्या आपके पास, Zn2 पॉजिटिव Aq और Cu2 पॉजिटिव Aq हो गया, इतना बचा। अब आगे लिख गया उपरोक्त समीकरण। यदि आपको मानना हो तो आप समीकरण इसको क्या दे दीजिए 1, और क्या लिखा है समीकरण 1 को नर्नर समीकरण में लगाने पर या बदलने पर ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन 2F ln Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। चूंकि साम्य अवस्था ई सेल = 0, ये 0 क्यों हुआ था, मैंने एक आपको ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ में बताया गया था कैथोड का मान घटता जा रहा है, एनोड का मान बढ़ता जा रहा है, अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें सेल कार्य करना बंद कर देगा, और सेल कार्य करना बंद कर देगा तो साम्य अवस्था ई सेल क्या हुआ 0, ना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, न धारा का प्रवाह होगा, न कार्य का न तो काम होगा। तो इस कारण से साम्य अवस्था हमारी क्या हो गई 0 हो गई, शून्य हो गई। तो हमने क्या किया 0 = ई स्टैंडर्ड, अब इसके स्थान पर 0 लिख दिया, 0 = ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना हो तो ये माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए ई स्टैंडर्ड सेल = 2.303 RT अपॉन 2F log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अब देखिए चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि Kc = क्या होता है, ये देखिए ये मान लिखा हुआ है Kc = क्या होता है, Kc = Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव होता है ना। तो ये लिखा है Kc = Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu, तो जहाँ Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu था वहां पे हम क्या कर रहे हैं Kc लिख रहे हैं बच्चों। तो देखिए Kc मैंने लिखा, Kc का यूज किया कि नहीं किया, ये देखिए। अब आता है किसी सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए, तो सामान्य किसी सेल अभिक्रिया के लिए अगर निकालना है आपको तो हमने यहाँ पे क्या किया, n के स्थान पर 2 का जो 2 लिखा था वहाँ पे डायरेक्ट n लगा दिया, क्योंकि हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ई स्टैंडर्ड = 2.303 RT अपॉन NF log Kc के, और अगर इसको एक स्टेप आप बढ़ाना चाहते हैं तो सभी का मैंने मान बता दिया, 2.303 RT 2.303 इंटू 8.30 314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96,500 इंटू log Kc के। अब अगर आप इसको इतना सॉल्व करते हैं तो 0.0591 आएगा अपॉन n, और log Kc आपका वही है, log Kc को मैंने इधर लाया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आपका हो जाएगा n इंटू ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.0591। तो ये रहा हमारा अनुप्रयोग, और आपको समझ में आ गया होगा। नर्नट समीकरण की सहायता से हमने आपको 2 अनुप्रयोग बताने की कोशिश की। आई होप आप समझ गए होंगे और आपसे बनेगा भी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको वीडियो देखना है तो आप पूरा देखिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि मान लीजिए आप थोड़ा सा काम करेंगे और पूरा काम आपके मन नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से आपके मन में वो क्या होगा, बार बार क्या होगा, आपको डिनोट करेगा कि नहीं ये काम पूरा नहीं हो पाया है। फिर आप जब तक उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपके मन में लगा रहेगा, और जैसे ही काम पूरा हुआ आप एकदम फ्री हो जाते हैं। XYZ अगर अदर एग्जाम्पल लेना है तो आप अपनी नींद में ले लीजिए, सोने में ले लीजिए। यदि आपकी पूरी नींद पूरी कंप्लीट नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी प्रकार से वीडियो होते हैं बच्चों, सभी कंप्लीट जब तक पूरा आदमी नहीं देखता है तो उसमें समझ में नहीं आता। थोड़ा वीडियो देखने पर कोई समझ में नहीं आएगा, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को और दोस्तों को भेजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे।